चलिए बच्चे, आपका नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और वैसे भी नीट के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सर्विस। यहाँ से बच्चे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है सीबीएसई में, तो ध्यान से करिएगा आर्टिकल को, इक्विपोटेंशियल सर्विस। अब इक्विपोटेंशियल सर्विस क्या है, चलिए डिफाइन करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्विस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कौन से होते हैं? ऐसे सर्फेसेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at every point of which potential is same। आपका ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, उन सरफेसेस को आप क्या नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम देते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिगार्डिंग, भूलिएगा ना। ठीक है, तो आप उसे ढंग से कर लीजिए। क्या है आपके पॉइंट, जरा ध्यान से। आपका फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए ये है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो एक ही पॉइंट पे आपको इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल की दो डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा ये है इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कैसे, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट की ओर बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या चीज़ है बच्चे, आपकी एक तो ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। मान लीजिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। नेट वर्क डन इन मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का, मान लीजिए आप ए से बी पॉइंट तक मूव करें इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ये किसके बराबर है, आपके पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर है। किसके बराबर होता है पोटेंशियल की फॉर्म में बच्चे, मान लीजिए ये है वी बी माइनस वी ए के बराबर। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट के ऊपर बच्चे सेम है, तो आपका इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो लीजिए एक ये आपकी एक और आपकी प्रॉपर्टी बताई है। अगर आपकी कुछ शेप्स और कुछ प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं। ओके, आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along an equipotential surface is zero। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी इंटेंसिटी होगी, देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी इंटेंसिटी होगी अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके बराबर होती है, जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होता, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, जीरो होती है। ओके, अब कहीं पे भी ऐसा हो बच्चे, जहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी आप इस तरह मान सकते हैं, कहीं पे भी ऐसा हो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोजर हो जाएं। ठीक है, अगर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोजर हो जाएं, तो इसका मतलब वहाँ उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से अवे दूर हो जाएं, तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ आपकी शेप बनाने जा रहा हूँ, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड शेप, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टी आपकी एक्सप्लेन भी हो जाएंगी। चलिए शेप के ऊपर डिस्कस करते हैं, आपकी शेप कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एक यूनिट को आपके एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण मानते हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या निकालनी है मुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं।
मुझे मालूम है बच्चे आपकी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है। ये लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है बेटा, आउटवर्ड होती है। मुझे पहले से पता है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चीज़ पढ़ चुका हूँ। मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर ये भी पता है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल है तो बच्चे देखिए, नॉर्मल है तो आपके सरफेसेस कैसे बनेंगे, 1 सेकंड में बना के दिखाता हूँ बच्चे। आपके सरफेसेस कैसे बनेंगे, लीजिए पहले तो जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। जो आपके चार्ज के नियर बाय फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपके पोटेंशियल आपके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नियर बाय होंगे। फिर धीरे धीरे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखिए एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए, एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, कंसेंट्रिकल स्फेरिकल आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ठीक, एक दूसरी सिचुएशन मान लेते हैं। मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी भी एक्सिस से मूव कर रही है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, इससे परपेंडिकुलर आप प्लेन बना लीजिए, मतलब इस फील्ड से परपेंडिकुलर एक प्लेन बना लीजिए। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेन बना लीजिए, यही कहलाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। लीजिए सेम डिस्टेंस के ऊपर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम बनाइएगा। ये डिस्टेंस अगर सेम बनाइएगा, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म, अगर आपकी फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इक्विपोटेंशियल, ये क्या है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। अगर आपकी बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके बीच का स्पेस सेम रहेगा। अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म है तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, चलिए आपको एक और भी, आपको एक ये मान लीजिए ए, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसे बी मान लीजिए। चलिए 2 कन्फिगरेशन और बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, 2 कन्फिगरेशन और कौन सी, मतलब सी के ऊपर बात करते हैं। सी के लिए बात करें, मान लीजिए बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट हो जाती है। तो लीजिए मैंने आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, क्योंकि मुझे पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चे मैं बना सकता हूँ, मैंने बना दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बना दी है। ऐसे ही बच्चे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके सेंटर में, बिल्कुल एक सेंटर में एक ऐसी लाइन ले लीजिएगा। मुझे क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना चुका हूँ, मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं। चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, मुझे पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसे बनाइएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह होती है, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह होते हैं बच्चे। ठीक है, अट्रैक्शन वजह से इनकी शेप स्फेरिकल नहीं रहती, ये थोड़े से बैंड हो जाते हैं इस तरह, अंदर की तरफ कम बाहर की तरफ ज़्यादा, अंदर की तरफ कम बाहर की तरफ ज़्यादा, ऐसे बनाना। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊँ, वो तो पता है ना, पॉजिटिव से क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, और यहाँ से आउटवर्ड होगी, यहाँ से क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पेयर ऑफ, या इलेक्ट्रिक डायपोल भी बोल सकते हैं आप इसे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने आपको दिखाए हैं। चलिए अगर इतने सारे दिखा दिए तो मैं आपको एक लाइक चार्ज के लिए भी बात कर देते हैं। डी आपके एक लाइक चार्ज के लिए, लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। उनकी फील्ड भी क्या करती है, ये भी पता है आपको, फील्ड क्या करती है। मान लीजिए ये रहा आपका, फील्ड भी बना देते हैं, इनकी फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल। ये लीजिए फील्ड की बात करते हैं पहले तो, ये लीजिए फील्ड तो इनकी कर गई रिपेल। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, मैंने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर नेट, इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आपके बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ कम अंदर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि रिपल्शन का शेप चेंज हो जाती है, बाहर की तरफ ज़्यादा, बाहर की तरफ कम अंदर की तरफ ज़्यादा। ऐसे एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आप बच्चे आपकी ऐसे बना लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल सिमेट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बच्चे बाहर कम अंदर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा, बाहर कम अंदर की तरफ ज़्यादा, बाहर कम अंदर की तरफ इस तरह मीट कर लीजिए। और बाकी क्या कीजिए, बाकी आप बनाना चाहें तो ऐसे,
तो ये लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपकी, किसके लिए है? आपके टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके लिए आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपकी अगर मैं पैनल ड्रॉ करूं तो ऐसे होंगे बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल आपका करते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेशन। किस किस के बीच में? इलेशन आपको बताने जा रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही आपके पोटेंशियल हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करते हैं, उनके बीच का रिलेशन बताने जा रहा हूँ। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है रिलेशन? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑफ V। तो आपकी E और V के बीच में रिलेशन होता है। वैसे आप निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच का, अगर मान लीजिए फील्ड के अंदर दो पॉइंट मानिए, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, वो इसी रिलेशन के इक्विवेलेंट आता है। इस डेल को बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में रिलेशन होता है ग्रेडियंट। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ V वेक्टर के बराबर होती है। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है बच्चे? माइनस dV अपॉन dr के बराबर होता है। और साथ में क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं r कैप जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी E वेक्टर क्या है? आपको ये है रिलेशन, E होता है माइनस डेल V। डेल क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है डेल V अपॉन डेल r। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बताऊं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में E इसके बराबर होता है, E होता है dV अपॉन dr के बराबर। तो ये होता है रिलेशन। ठीक, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर मैं इस रिजल्ट को लिखूं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूं तो मैं बच्चे क्या लिख सकता हूं? हाँ जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर मैं डेल V को लिखना चाहूँ तो डेल V किसके बराबर होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में डेल होता है मैथमेटिक्स में, अगर आप स्टूडेंट हो मैथ के तो आपको पता होगा, नहीं तो याद रखना डेल अपॉन डेल x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x इंटू आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू y j कैप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की फॉर्म में करना हो तो ये, जैसे अगर मैं कंपेयर करके Ex की वैल्यू बताऊं तो Ex का मैग्नीट्यूड होता है, Ex इसके बराबर होता है बच्चे dV अपॉन dx। ठीक है, या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V अपॉन x। सिमिलरली y भी निकाल सकते हो और z भी निकाल सकते हो। तो ये रहा बच्चे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करने जा रहे हैं? आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बहुत सारे आपके केसेस हुए, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और फिर एक दो आर्टिकल करेंगे और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल, आपका ये जो पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल है ये क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, आपकी एक ट्रायंगल दिखा रहा हूँ बच्चे। ये लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिखा रहा हूँ जिसके वर्टिसेस के ऊपर चार्ज क्या क्या है। इस वर्टिसेस के ऊपर है कैपिटल Q चार्ज, इसके ऊपर है 2Q चार्ज और इसके ऊपर है माइनस Q चार्ज। ठीक, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड A के बराबर है। आपको ये बताया हुआ है, मान लीजिए ये जो सिस्टम दिखाया हुआ है इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस सिस्टम की क्या है? पॉजिटिव है। आपने प्रूव दैट करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 2Q ग्रेटर देन 3Q। आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो प्रूव कीजिए 2Q की वैल्यू आपकी क्या होगी? 3Q से ज़्यादा होगी। तो लीजिए सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। याद है पेयर ऑफ के लिए नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? अगर मैं आपके नंबर ऑफ पेयर की बात करूँ, नंबर पेयर का फॉर्मूला n × n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 हैं, तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगी? पहले इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, यानी K 2Q² डिवाइडेड बाई A के बराबर। इन दोनों के बीच में नेगेटिव आएगी, K 2Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई A। फिर इन दोनों के बीच में निकालिए, नेगेटिव आएगी, KQ डिवाइडेड बाई A। लीजिए ये निकाल लिया मैंने।
थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें से के क्यू डिवाइडेड बाय ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचा बेटा? हाँ जी, यहाँ से क्या आएगा? मैंने यहाँ से 2q आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या है बच्चे? अगर मैंने के क्यू को आपके कॉमन ले लिया था तो यहाँ से आएगा -2q और यहाँ से आएगा q। और आगे सोल्व करते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ आ गया बच्चे 2q माइनस 3q के बराबर। आपको बताया हुआ है आपकी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये एनर्जी आपकी ग्रेटर देन 0 है। अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो इसे तो आप बचे आप, अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? के क्यू डिवाइडेड बाई ए 2q माइनस 3q, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2q की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3q हो जाएगी। लीजिए, जो प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया। लीजिए, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका इससे रिलेटेड कर दिया गया है। ठीक, आसान था ना? चलिए, एक ऐसे ही नीचे और भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। एक वो और न्यूमेरिकल आपके और डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए इस टॉपिक के अंदर। तो न्यूमेरिकल बड़े आसान है, आपने सारे चैप्टर में देखा, पीछे भी जो बताया न्यूमेरिकल बहुत आसान है। आपको अच्छे क्या दिया है? एक सिस्टम की अरेंजमेंट दे रखी है। चलिए मान लीजिए एक अरेंजमेंट दे रखी है ऐसे, जिसके अंदर बच्चे क्या हैं? दो आपके नेगेटिव चार्ज हैं, एक आपका -q है, एक -q यहाँ है एंड के ऊपर, और इनके बिल्कुल बीच में, इनके बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव q चार्ज रखा हुआ है। इसका डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस भी r है। दूसरी सिचुएशन में मान लीजिए ये आपकी सिचुएशन 1 है। दूसरी सिचुएशन में दो नियर बाय चार्जेस को, इन दोनों को रिवर्ट कर लीजिए, पोजीशन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। -q को यहीं रहने दीजिए। आपने ये जो बीच में जो दो चार्ज थे, ठीक है, बीच में मतलब यहाँ पे -q आ गया और ये +q को यहाँ कर दीजिए। इंटरचेंज करने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी U1 है, दूसरे केस में U2, तो आपने इन दोनों का रेशियो निकाल के दिखाना है। U1/U2 किसके बराबर होगा, आपने निकाल के दिखाना है, ठीक है। पहले केस में U1 निकालें, चलो U1 की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट केस में U1 किसके बराबर होगा? हाँ जी, पोटेंशियल निकालें। फर्स्ट केस में U1 किसके बराबर होगा? आपके कितने चार्जेस हैं? 3 चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। जो 3 आपके 3 चार्जेस, 3 कम्बिनेशन बनने हैं तो आपकी, ठीक है। तो आपके कौन कौन से कम्बिनेशन बनेंगे? एक तो ये बन गया, एक ये बनेगा, एक ये, 3 कम्बिनेशन बनी है। तो U1 की वैल्यू क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव kq² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकालूँ तो क्या आएगी? नेगेटिव पॉजिटिव q² डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस 2r आ गया। ओके, इन दोनों के बीच में अगर बात करूँ तो नेगेटिव ही आएगी kq² डिवाइडेड बाय r। तो लीजिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो ये थी। इस केस में निकालें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 लिख लेते हैं ये वाली में। इन दोनों के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव होगी kq² डिवाइडेड बाय r। इन दोनों के बीच में क्या आएगी? नेगेटिव आएगी kq² डिवाइडेड बाय r। इन दोनों के बीच में बेटा नेगेटिव होगी kq² डिवाइडेड बाय 2r के इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या कीजिए, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है, पहले तो इनको क्या करिए, रेशियो निकालना है तो U1/U2 निकालना है। पहले U1 में से देख लीजिए कौन कौन सी क्वांटिटी कॉमन आ रही है। तो आपकी काफ़ी सारी क्वांटिटी कॉमन आ रही है, kq² डिवाइडेड बाय r। यहाँ से क्या बचा? -1। यहाँ से क्या बचा बेटा? +1/2 बचा। और यहाँ से क्या बचा बेटा? -1 ही बचा। डिवाइडेड में ये वाली टर्म में kq डिवाइडेड बाय r को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से ये भी 1 ही है, और यहाँ पे है बचे -1/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। सोल्व करेंगे, देख लीजिए आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। कैसे करें बच्चे? सॉल्व कीजिए। लीजिए, ये तो आपकी टर्म कैंसिल हो गई, देख लीजिएगा कोई गलती ना हो। ओके, तो यहाँ पे सोल्व करें, ये 1 और 1, ठीक है, ये भी 1 है, चेक कर लेता हूँ बच्चे। आपकी ये वाली माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। चलो ओके, तो ये आया -2 + 1/2 डिवाइडेड में बच्चे ये कितना हुआ? 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर से 2 टर्म नेगेटिव थी, बिल्कुल ठीक है। चलो ये वाली 2 टर्म नेगेटिव हो गई, तो यहाँ -1/2 आ गया। तो U1/U2 किसके बराबर आ गया? ये -4 -1 -3/2, और ये हुआ -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 3। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। लीजिए, मैंने पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो भी निकाल के दिखा दिया। इन दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो किसके बराबर आया? आपके, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो किसके बराबर आया? 3 के बराबर आ गया, ठीक है। चलिए, एक और न्यूमेरिकल आपके सामने बच्चे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आसान है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपको एक सिस्टम दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक स्केयर है,
एक स्फीयर के पीछे डिफरेंट वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। इन वर्टिसेस के ऊपर आपके चार्जेस रखे हैं। आपके चार्जेस क्या हैं? क्यू 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 क्यू। आपकी डिस्टेंस है ए, स्फीयर का डिस्टेंस कितना दे रखा है? ए। आपने क्या करनी है, आपके 4 चार्जेस सारा स्फीयर के ऊपर अरेंज किए हुए हैं। आपने क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्ज। आपने किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, किसी भी एक चार्ज की क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी भी एक चार्ज की। मान लीजिए मैं ए के ऊपर जो चार्ज है, ए के ऊपर कितना चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज है। मैं इस चार्ज की ही पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, किस पॉइंट पे निकालना चाहते हो? चलिए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे निकालनी है? मैं तो इस क्वेश्चन में आपको एक स्फीयर जिसके चारों कॉर्नर के ऊपर चार्ज हैं, आपने सिर्फ किसी एक पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए मैं ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपके ए के ऊपर बाकी जो 3 चार्ज है उनकी वजह से पोटेंशियल निकाल दीजिए। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो तीनों के कारण जो पोटेंशियल आएगा उसे सिंपली ऐड कर लीजिएगा। यानी डी के कारण पोटेंशियल निकालिए, सी के कारण निकालिए, डी के कारण निकालिए। लीजिए टोटल पोटेंशियल निकालता हूँ। सबसे पहले इसके कारण निकालिए, क्या आएगा? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई ए। फिर इसके कारण निकालिए 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा? √2a। ठीक है, फिर क्या करिए? थर्ड के कारण निकालिए। थर्ड के कारण क्या होगा बेटा? 1/4πε0 और Q डिवाइडेड बाई ए। लीजिए तीनों के कारण पोटेंशियल निकाल लिया। सोल्व कर लें, क्या चीज़ को बना रही है? 1/4πε0 को बना रहा है, Q बाई ए भी को बना रहा है आपका। ठीक है, Q बाई ए। ठीक, अगर मैं Q बाई ए को √2a ना, ये a अलग होता है, √2a। तो लीजिए इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 कितना हुआ? 2 हो गया। 2 + 1/√2। लीजिए मैंने ए पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल निकाल लिया। अगर पोटेंशियल निकाल लिया तो एनर्जी किसके बराबर होती है? तो ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए पॉइंट पे चार्ज ये था, टोटल पोटेंशियल ये था, यानी ये जो पोटेंशियल निकला है इसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए 1/4πε0 2 + 1/√2। क्यू को क्यू के साथ करोगे तो Q² डिवाइडेड बाई ए। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने पोटेंशियल आपका निकाल दिया किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए बच्चे आपके इन्फिनिट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हैं, जो आपके क्या है? इन्फिनिट लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हैं जो आपके एक्स एक्सिस के अलोंग आपके रखे हुए हैं। सबसे पहला है x = 1 के ऊपर, फिर है 2 के ऊपर, फिर है 3 पॉइंट के x = 3 के ऊपर, और 3 के नहीं, x = 4 के ऊपर, फिर है 8 के ऊपर, 16 के ऊपर। ऐसी इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्ज ऐसे प्लेस किए हों। तो ठीक है, तो आप किस तरह प्लेस किए हुए हैं? आपने क्या करना है? ओरिजिन के ऊपर मतलब x = 0 के ऊपर नेट पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह बचे अगर आपके Q चार्ज मतलब इन हर पॉइंट के ऊपर Q चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ हर जगह, मतलब x = 1 के ऊपर, x = 2 के ऊपर, x = 4 के ऊपर, 8 के ऊपर, 16 एंड से। तो इन्फिनिट तक ऐसे मूव किया जा रहा है। नेट पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल किसके बराबर होता है? देखिए फर्स्ट के कारण पोटेंशियल निकालिए, सेकंड के कारण निकालिए, थर्ड के कारण, यानी जो भी आपका टोटल पोटेंशियल होगा इस ओरिजिन के ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या होगा? फर्स्ट के कारण निकालिए, सेकंड के कारण निकालिए, थर्ड के कारण निकालिए, और जितने भी हैं उन सभी के कारण निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट के कारण पोटेंशियल क्या आएगा? सभी में Q डिवाइडेड बाय 4πε0 तो सभी में कॉमन होगा क्योंकि चार्ज कॉमन है। फर्स्ट के अंदर डिस्टेंस क्या रहेगा? फर्स्ट का डिस्टेंस रहेगा 1/1, सेकंड का क्या रहेगा? 1/2, थर्ड का क्या रहेगा? 1/4, अगले का क्या रहेगा? 1/8, अगले का 1/16 एंड सो ऑन। ऐसे ही बच्चे चलता रहेगा। ओके, अब क्या करें बच्चे? और आगे मूव करते हुए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? Q डिवाइडेड बाय 4πε0। ठीक है जी, Q डिवाइडेड बाय ये लीजिए। क्या मैं इसे 2 की पावर नोट लिख दूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 की पावर नोट कितना होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ 2 की पावर 3 हो गया, ऐसे 2 की पावर 4, 5, 6, 7 ऐसे ही मूव करता रहेगा। ये आपका रिलेशन यूज हो गया। इन सभी का सम किसके बराबर होता है? A डिवाइडेड बाय 1 - R के बराबर होता है। तो लीजिए इन सभी का सम, मैं पहले ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसका सम होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या 1 - R, जो कॉमन रेशियो होता है 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेगा और अल्टीमेटली 2Q डिवाइडेड बाय 4πε0।
लीजिए इस तरह बच्चे हम इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर आता है, आप कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान से देखिएगा। एक आपके बच्चे एक फिगर है, ईयर की बच्चे फिगर, जिसके अंदर आपके पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। ईयर है बच्चे मेरे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर दिए हुए हैं? आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, 4 ना बोलिए, ए बी सी। ए से बी तक का डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर का, ये डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर का, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर का ही दे रखा है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है? ये सारी सिचुएशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, ये सभी कहाँ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। आपने क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फर्स्ट पार्ट में आपने मुझे बताना है वी ए माइनस वी ई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी बताना है आपने। सेकंड पार्ट में मुझे आपने बताना है, सेकंड पार्ट में मुझे आप सोल्व करके बताएंगे क्या? मुझे आपने बताना है वी बी माइनस वी सी। ठीक है, तो दोनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। लो जी, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5th का आंसर दे रहा हूँ, ये मेरा आंसर है 5th का, लिख लेता हूँ। ठीक, 5th के आंसर के लिए देखिए, पहले तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसका मतलब ए और बी को कंपेयर करना चाहते हो, ए का पोटेंशियल कम होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर ए का पोटेंशियल कम, बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये टर्म क्या होगी बच्चे? नेगेटिव होगी। इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन वी ए है, सो क्या हुआ? वी ए माइनस वी बी, ये कैसा आएगा? वी ए माइनस वी बी विल बी नेगेटिव। तो कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव आएगा। श्योर है? हाँ जी, कोई दिक्कत हो नहीं? यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा। ओके, अगर ये नेगेटिव आएगा तो मान लीजिए इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस डी क्या है? इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस मान लेते हैं। इफेक्टिव डिस्टेंस ए और बी का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसे मैं डी मान लेता हूँ। तो मुझे डी निकालना पड़ेगा। ए और बी के इफेक्टिव डिस्टेंस के लिए बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए आपके क्या करूँगा? ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे तो ये इफेक्टिव डिस्टेंस ये वाला निकालना है बच्चे। हाँ जी, अल्टीमेटली ये डिस्टेंस निकालना है। ट्रायंगल सेम है तो एंगल मुझे पता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट में डी मान लेता हूँ तो मुझे तो ए डी निकालना है। ए डी किसके बराबर होगा? हाँ जी, मुझे आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? ये हो गया 2 साइन, या सॉरी आप ये बच्चे क्या निकाल सकते हैं? मुझे तो सॉरी आपका इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना था। इफेक्टिव डिस्टेंस तो ये वाला होगा, यानी बेस निकालना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ से निकालूँ? चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। कोस थीटा निकाल लीजिए। कोस थीटा क्या होगा बच्चे? जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, मेरा इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? बी डी डिवाइडेड बाई 2। तो बी डी किसके बराबर आ गया? बी डी आ गया 2 cos 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, बी डी निकाल लिया हमने। ओके, अगर मैं बी डी निकाल चुका हूँ, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, यानी 1/2, यानी मेरा आंसर आ गया 1 मीटर। तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। इफेक्टिव तो यही होगा। ओके, अगर इफेक्टिव डिस्टेंस इतना है तो बताइए वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा? वी ए माइनस वी बी नेगेटिव है ये डिफरेंस, ये लीजिए। ये किसके बराबर होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था E इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो ये किसके बराबर होगा? ई इंटू जो भी डिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट होगा। E डिस्टेंस जो भी मेरा इफेक्टिव डिस्टेंस है मैंने उसे डी के बराबर लिखा है। किस किस के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस? ए बी के बीच में। ओके, तो चलिए आपकी E की वैल्यू कितनी दे रखी है? चलिए मान लीजिए आपको E की वैल्यू 10 दे रखी है। E की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? मान लीजिए 10 न्यूटन पर कूलम दे रखी है। E की वैल्यू जो दे रखी है उसे इफेक्टिव डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ गया बच्चे? 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट। तो लीजिए इस तरह बच्चे मैंने इन दोनों के बीच में इफेक्टिव डिस्टेंस का यूज़ करके मैंने इन दोनों के बीच में आपके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली। क्या सिमिलरली आप दूसरे केस के अंदर कर सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। दूसरे केस में कौन कौन से पॉइंट के बीच में बात हो रही है? बी और सी पॉइंट। जरा देखिए बी और सी का, बी ये रहा, सी ये रहा। सी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, बी का ज़्यादा होगा, यानी वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, विल बी पॉजिटिव। इफेक्टिव डिस्टेंस ये तो दिख ही रहा है, इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है। इस केस में आपका जो डी बिटवीन बी एंड सी होगा वो कितना होगा? 2 मीटर का होगा। ये तो इफेक्टिवली दिख गया, सॉरी बी सी लिखना था। तो वी डी माइनस वी सी किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इफेक्टिवली जो भी आपको, ये 10 थी, ये कितनी थी बच्चे? 2 थी, 20 वोल्ट।
इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बीट ना होना, यहाँ इफेक्टिव डिस्टेंस निकालते हैं। बहुत बार बच्चे में हमने देखे हैं CBSE के जब भी पेपर वगैरह हम देखते हैं तो उसके अंदर आपका पता लगता है कि ये डिफरेंस करते हुए आप गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, ढंग से करिएगा, आपके इफेक्टिव डिस्टेंस का क्राइटेरिया इसके अंदर देना पड़ता है। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आपको बताने जा रहे हैं, एक आसान सा है। ठीक है, उसके बाद एक और अच्छा न्यूमेरिकल करवाना है। चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, V = 2x²। मतलब पोटेंशियल का आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 2x² के बराबर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कौन सी क्वेश्चन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट 2m03 मीटर। इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको बच्चे चलिए आंसर करते हैं। आपको याद होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मैंने आपको बताया था E किसका होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ x में जा रहा है तो आपको सिर्फ x की ही बात करनी है, y और z तो है ही। पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन कर दीजिए V की, यानी 2x² की। 2x² की आपकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चे, 2x² की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपकी बच्चे, हाँ ये फार्मूले बच्चे नेगेटिव भी आता है, तो -4x के बराबर आ गया। ठीक है, -4x, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 मीटर। लो जी, x की वैल्यू इसके अंदर 2 मीटर पुट कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, -8। कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो y कैप लिख लीजिए, न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह अगर आपका एक सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है, श्योरली कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आपका डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन हैं वो सभी सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। आपको पोटेंशियल निकालनी है VA, VB और VC। ठीक है, आपको ये निकालना है और आपको दिया हुआ है क्या, VA, पोटेंशियल ऑफ VA और पोटेंशियल ऑफ VB क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, अगर VA VB के बराबर है तो देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी वो मुझे बतानी है। आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक फिगर है, उस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है। ठीक है, आपको फिगर यहीं बना देते हैं बच्चे। एक फिगर है, उसके अंदर बच्चे 3 इस तरह शेल दिए हैं, 1 2 3। तो लीजिए 3 शेल आपको इस तरह दिए हुए हैं। इन 3 शेल्स के साथ हम डील करने जा रहे हैं। 3 शेल हमें दिए हुए हैं। पहले की रेडियस बच्चे कितनी दे रखी है, मान लीजिए सेंटर ये है और पहले की रेडियस है A के बराबर, दूसरे की B के बराबर और तीसरे की C के बराबर। ये क्या है, सेंटर। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ओके, अगर मैं क्या करूँ, सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, कंडक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, मैंने पोटेंशियल की वैल्यू आपकी निकाल के दिखाई थी। पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चे हमें पता है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है सरफेस के लिए। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी है माइनस सिग्मा, इसकी सिग्मा बच्चे माइनस सिग्मा, और इसकी ले लीजिए प्लस सिग्मा। इसे बोलिए स्फीयर A, ये है B और ये है C। ठीक है, तो तीनों पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। आपको तीनों की रेडियस दे चुका हूँ। चलिए इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। आंसर है 7 का। लीजिए सरफेस के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर कंडक्टिंग शेल या स्फीयर की, फॉर कंडक्टिंग शेल और स्फीयर, एक कंडक्टिंग शेल या स्फीयर के लिए बात करें, एक कंडक्टिंग शेल या स्फीयर के लिए आपकी पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड के बराबर होती है। श्योर है ना, इनसाइड और सरफेस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, सिंपली बताऊं तो 1/4πε0 डिवाइडेड बाय r। सिग्मा टर्म में बताऊं तो आपको पता है E = dV/dr होता है। तो आपका V किसके बराबर होता है, E × D, ये भी फॉर्मूला होता है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय, सिग्मा की बोलो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, r से। ठीक है, ये है आपका जनरल फार्मूला, इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। अगर सरफेस के लिए बात करेंगे तो ये रिजल्ट होता है, और अगर बात की जाए किसके लिए, आउटसाइड के लिए बात करें तो आउटसाइड के लिए क्या होता है बच्चे, आउटसाइड के लिए आपका फार्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, r² डिवाइडेड बाय स्मॉल r के बराबर। तो लीजिए पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल आउटसाइड, इन दोनों का रिजल्ट मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूँ, इन्हीं का यूज़ करना है मुझे। ठीक है, इसमें कैपिटल R क्या चीज़ है,
कैपिटल आर क्या चीज़ होगी, आपकी रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है, और स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो कैपिटल आर है, टोटल जो भी स्फीयर है, जो भी आपका जो भी स्फीयर करेंगे उसकी रेडियस को कैपिटल आर, जो भी डिस्टेंस होगा उसे स्मॉल आर की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन की अकॉर्डिंग मूव करते हैं। सबसे पहले तो मुझे वी ए का पोटेंशियल निकालना है। वी ए कहाँ है, अंदर है। पोटेंशियल किसके बराबर होगा, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ इनसाइड, तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहता है, जो सरफेस पे होता है वही रहता है। तो ए के ऊपर पोटेंशियल होगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, उसके भी अंदर ही लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, आपकी सिग्मा बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरे स्फीयर के लिए आपके ए पॉइंट के ऊपर रहेगा सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लीजिए आपके ए पॉइंट के ऊपर जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिएगा। ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। ओके, बी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। बी पॉइंट कहाँ है, जरा ध्यान से कि बी पॉइंट को, बी पॉइंट यहाँ पे है, मतलब इसके लिए तो आउटसाइड आ गया। अगर आउटसाइड आ गए तो आउटसाइड के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब जो भी आपका स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है। सेकंड वाले स्क्वायर का डिस्टेंस कितना था, बी। सेकंड वाले के लिए क्या होगा, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाले के भी अंदर है, उसके लिए भी सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला कौन सा, सी। सी के लिए ये इसके लिए भी आउटपुट है, दूसरे वाले बी के लिए भी आउटपुट है, मतलब इसके लिए आएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, सी। दूसरे वाले के लिए सिग्मा, बाहर की बात हो रही है तो बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्क्वायर हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू में सी। और तीसरे वाले के लिए तो सरफेस पे है सिग्मा सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए मैंने इन तीनों को निकाल दिया। और अगर अब मान लीजिए आपकी क्या है बच्चे, आपको एक और बोला था वी ए वी सी के बराबर हो, इफ वी ए इक्वल टू वी सी, तो क्या करें, वी ए को वी सी के बराबर कर दीजिए। बराबर कर देंगे तो आप जब बराबर करेंगे सारी चीज़ कट जाएगी और आपका रिजल्ट आएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर। तो लीजिए ये है कंडीशन जब आपका वी ए का पोटेंशियल वी ए का पोटेंशियल वी सी के आपका इक्वलेंट हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन को जरूर करिए। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है नीट के लिए, जेई के लिए और आपके सीबीएसई का। बच्चे आपको दिखाया, बच्चे मैंने आपको पूरे न्यूमेरिकल साथ साथ पूरे सिलेबस आपका नीट के लिए एज वेल एज सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपकी मेरी जो ये भी वीडियो मैं भी जो भी डाउनलोड करूँगा इसके साथ एक असाइनमेंट भी साथ में अटैच होगी, जिसकी असाइनमेंट लगाऊंगा, उसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उसके सोल्यूशन हो जाएंगे। मतलब एक वीडियो में अगर आपके न्यूमेरिकल असाइनमेंट है तो अगले के अंदर उसके सोल्यूशन या उसके आंसर आपको पुट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर फिर आगे मूव करेंगे। आज की इस वीडियो में यही तक था।